दोस्तों एवं मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो में क्लास 10th का बायोलॉजी बुक का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम का ये टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ प्रकाश अपक्रिया और अप्रकाश अपक्रिया क्या है। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में मैं आप लोगों से बताया हुआ था, देख लेता हूँ। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में आपको बताया हुआ था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक क्यों है, प्रमाणित कीजिए। क्लोरोफिल आवश्यक क्यों है, प्रमाणित कीजिए। तो ये दो टॉपिक मैं करा चुका था और एक और प्रॉमिस किया था कि ये भी कराने के लिए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है तो साबित करें या प्रमाणित करें, किसी एक प्रयोग के द्वारा साबित करें। तो इसे मैं अभी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इस पे मुझे थोड़ा डाउट है, थोड़ा इस पे रिसर्च मुझे करना है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। ऐसे ये क्वेश्चन मुझे 2015 के 16 की एग्ज़ाम में पूछा हुआ था, क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो मिल जाएगा। ऐसे इसके बाद मैं आपको कराऊंगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके आगे मैं करा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको कराऊंगा प्रकाश अपक्रिया क्या है और अप्रकाशिक अपक्रिया क्या है। देखिए, इसका सिंपल सा है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है मुख्यतः दो चरण में होता है। पहला चरण में दो चरण में होता है। पहला चरण में क्या होता है कि क्लोरोफिल सनलाइट को यानी कि सूर्य के प्रकाश को अपसरित करता है। तो ये सूर्य का प्रकाश जल को तोड़ता है। बस फर्स्ट चरण में इतना ही होता है। फर्स्ट चरण में क्या होता है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अपसरित करता है और ये सूर्य के प्रकाश जल को यानी कि H2O को तोड़ता है, H+ और O2- में तोड़ता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट चरण होता है। तो जल को तोड़ने के लिए हम लोग को जल को तोड़ने के लिए हम लोग को सूर्य का प्रकाश जरूरत पड़ता है, आवश्यक होता है। यानी कि इसमें सूर्य का प्रकाश उपयोगी होता है, नहीं रहेगा तो जल नहीं टूटेगा। इसलिए इस चरण को हम लोग प्रकाश अपक्रिया कहते हैं। और इसके बाद जो चरण होता है यानी कि जो O2 तो बाहर निकल जाता है, H जो बच जाता है वो CO2 के साथ मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो ये सेकेंड चरण हो जाता है। तो फर्स्ट वाले चरण को प्रकाश अपक्रिया और सेकेंड वाले चरण को अप्रकाश अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए समझिए फिर से। आपको फोटो से मैंने पहले से समझा दिया हूँ, उसी से वो वीडियो देखूँ तो आपको ये वाला आसान समझ में आ गया होगा। फिर कोई बात नहीं, फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, प्रकाश अपक्रिया, इसका परिभाषा लिखना होगा तो कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की वैसी चरण, प्रकाश संश्लेषण वैसी चरण जिसमें रुकिए फिर से बताते हैं। इसके थोड़ा परिभाषा बनाते हैं अलग से। कहेंगे, देखिए प्रकाश अपक्रिया कहेंगे वैसी अपक्रिया। प्रकाश अपक्रिया का लिखना है तो वैसी अपक्रिया जिसमें जल को तोड़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी अपक्रिया को प्रकाश अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, या कहेंगे प्रकाश अपक्रिया प्रकाश संश्लेषण वैसी चरण जिसमें जल को तोड़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यक होती है, ऐसी चरण को हम लोग प्रकाश अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश में दो चरण में होता है। तो फर्स्ट वाला चरण में जल को तोड़ा जाता है, जल को तोड़ने के लिए हमको सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश अपक्रिया। ठीक है, इसके बाद जो चरण होता है सेकेंड चरण, जिसमें प्रकाश का कोई काम नहीं रहता है। इसमें जल टूट गया रहता है H में और O2 आ गया, H में और O2 में टूट गया रहता है। तो O2 तो भाई बाहर निकल जाता है, H जो होता है वो CO2 साथ मिलता है। तो देखिए, इसमें क्या बताएंगे, इसका परिभाषा क्या बताएंगे अप्रकाशिक अपक्रिया का। इसका परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसका परिभाषा ऐसे हो जाएगा। वैसी अपक्रिया जिसमें CO2 हाइड्रोजन के साथ अपचेत होकर ग्लूकोज का निर्माण करता है, ऐसी अपक्रिया को हम लोग अप्रकाशिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, या इसका ऐसे बोला प्रकाश संश्लेषण का वैसा चरण जिसमें CO2 हाइड्रोजन साथ जुड़कर या हाइड्रोजन साथ अपचेत होकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अतः इस प्रकार के अपक्रिया में प्रकाश का कोई भूमिका नहीं रहता है
प्रकाश हो या ना हो, इससे अपक्रिया कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस अपक्रिया को हम लोग अप्रकाशिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, ईजी सा है, बस याद रखें कि प्रकाश अपक्रिया प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और अप्रकाशिक अपक्रिया में प्रकाश हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि अप्रकाशिक अपक्रिया प्रकाश से कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। ठीक है, वही है इसमें। चलिए, अब हम लोग इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ अभी तक हम लोगों ने पेड़ पौधे में पोषण पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे में कैसे पोषण होता है। पेड़ पौधे में स्व पोषण होता है, ये पढ़ चुके हैं। पेड़ पौधे अपने भोजन प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रक्रिया करते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे जंतु में कैसे पोषण होता है। ठीक है, तो जंतु में पोषण पढ़ेंगे। ऐसे आप लोग पढ़ते होंगे जीव जंतु। ठीक है, जीव जंतु पढ़ते होंगे ना, तो जीव बोलने पे इसमें जीव जंतु भी आ जाता है, यानी कि हम लोग भी आ जाते हैं और पेड़ पौधा भी आ जाता है। लेकिन जंतु कहने से सिर्फ हम लोग आते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधा को छोड़कर बाकी जितना जीव है वो जंतु में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग जंतु में पोषण पढ़ेंगे। तो देखिए, जंतु में आप देखें ध्यान से, तो जंतु दो तरह के दिखाई देंगे आपको। एक बहुकोशिकीय दिखाई देंगे और एक कोशिकीय दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब कि जंतु दो तरह के होते हैं, एक बहुकोशिकीय, एक होता है एक कोशिकीय। कैसा? एक होता है एक कोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय में भी देखिएगा तो कोई सरल जीव होगा और कोई जटिल जीव होगा। एक कोशिकीय में कोई सरल जीव होगा, कोई जटिल जीव होगा। उसी तरह बहुकोशिकीय में भी कोई सरल जीव होगा और कोई जटिल जीव होगा। तो हम लोग पहले एक कोशिकीय में सरल जीव के बारे में पढ़ते हैं कि सरल जीव में कैसे पोषण होता है। ठीक है, चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो एक कोशिकीय सरल जीव में सिंपल सा जीव में आता है आपका अमीबा आता है, दूसरा पैरामीशियम आता है। ठीक है, अमीबा आता है और पैरामीशियम आता है। ऐसे आने के लिए तो बहुत सारा जीव आता है एक कोशिकीय सरल जीव में, लेकिन आपका सिलेबस में अमीबा और पैरामीशियम में पोषण के बारे में पढ़ना है कि अमीबा में कैसा पोषण होता है, पैरामीशियम में कैसा पोषण होता है। तो सबसे पहले जानते हैं अमीबा में पोषण कैसे होता है। ठीक है, ऐसा तो आपको याद होगा ना कि मतलब कि हरे पेड़ पौधे में सिर्फ स्व पोषण होता है, बाकी समय पर पोषण होता है। ठीक है, और आप पीछे पलट के देखिएगा या नोट्स बनाए होंगे या बुक में जाइएगा तो पीछे देखिएगा, मैंने आपको एक पर पोषण का भी 3 टाइप बताए थे। एक बताए थे मितजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी सम पोषण। ठीक है, तो प्राणी सम पोषण पोषी वाला में हम आपको बताए थे प्राणी सम पोषण वाला में कि अमीबा में प्राणी सम पोषण होता है, यानी कि प्राणी सम पोषण का एग्जाम्पल अमीबा है। यानी कि अमीबा कैसा होगा, प्राणी सम पोषण होगा, यानी कि अमीबा प्राणी सम पोषित जीव कहलाएगा। ठीक है, यानी कि अमीबा में हम लोग के जैसा ही वो भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, उसे भी रूप चेंज ग्रहण करता है, फिर उसको पाचन होता है, फिर उसका अंतर्ग्रहण होता है, सब कुछ यानी कि हम लोग के जैसा उसमें अमीबा में होता है। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हेडिंग दे दीजिए, अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। अमीबा क्या है और अमीबा पोषण किस प्रकार होता है। ठीक है, या सीधे लिखा रहा है कि अमीबा पोषण किस प्रकार होता है, तो इसका अब आंसर लिखना है। तो देखिए, तो अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है ये लिखने से पहले, इसका आंसर लिखने से पहले आपको ये पहले लिखना पड़ेगा अमीबा क्या है। अमीबा क्या है तभी तो जान पाएगा ना कि इसमें पोषण कैसे होता है। तो अमीबा के बारे में सिंपल सा लिखिए कि अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। क्या है? अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी एक कोशिकीय जीव है। याद रहेगा, अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको इसको मतलब ये अमीबा मृदुजलीय पाया जाता है। तो इसको बना के बताना होगा कि ये मृदुजलीय अथवा अनिश्चित आकार का प्राणी है। बैटरी खत्म हो रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है, यह मृदुजलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। ठीक है, मैं जनरली भारतीय वन का ही लिखाता हूँ तो मुझे ये याद हो चुका है। ठीक है, जिससे मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लिखने के लिए कहीं से भी लिख सकते हैं, सबका सेम ही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए, तो अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है, यह मृदुजलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। मतलब ये कहना चाहूँ कि अमीबा एक मृदुजलीय है। आप जानते हैं कि जल 2 तरह का होता है। जल मतलब कि तल पे जल 2 तरह का होता है, एक खारा जल होता है, एक मृदु जल होता है। मृदु जल का मतलब होता है मीठा जल। ठीक है, जो नमकीन नहीं है, जैसे हम लोग का नदी नाला पोखर इसका पानी मृदु जल होता है, यानी कि नमकीन नहीं होता बल्कि मीठा होता है।
ठीक है। तो अमीबा इसी तरह के जल में पाया जाता है। और अमीबा एक कोशिका है, यानी कि एक कोशिका से अमीबा बना हुआ है। और अमीबा का आकार अनिश्चित आकार है, यानी कि अनिश्चित आकार का प्राणी है अमीबा। यानी कि अमीबा अपना आकार क्या है, प्रत्येक समय बदलते रहता है। जैसे गिरगिट अपना रंग बदलते रहता है, उसी प्रकार अमीबा भी अपना आकार बदल सकता है, ठीक है। चलिए, और अमीबा का फिगर आपको बताते हैं ताकि समझ में आएगा। अमीबा का फिगर बनाना बहुत आसान है, किसी को नहीं आता, किसी को घसर पसर के देखिए अमीबा बन गया, कैसे को घसर दिए अमीबा बन गया, ठीक है। तो अमीबा का फिगर बनाना ये बहुत ईजी है, ठीक है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय है, अनिश्चित आकार का प्राणी है, ठीक है। और ये मृदु जल में पाया जाता है। ये प्राणी समपोषी जीव है, यानी कि इसमें पोषण कैसा पाया जाता है, प्राणी समपोषण पाया जाता है, ठीक है। और ये जो बाहरी ये सब दिख रहा है, ये सब क्या है, ये अमीबा कुटपाद है, सीडोपोडिया है, क्या है ये, अमीबा में ये सब कुटपाद है। कुटपाद इसी के मदद से अमीबा क्या करता है, भोजन को पकड़ता है, ठीक है। कैसे पकड़ता है तो देखिए सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए अमीबा है, अमीबा से यहाँ भोजन है, तो अमीबा क्या करेगा, ये कुटपाद इतना इधर बढ़ाएगा और फिर इधर बढ़ाएगा, और ऐसे बढ़ाते 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 अमीबा क्या करेगा, इस यहाँ पे भोजन को घेर लेगा। तो अमीबा भोजन को पकड़ने में, यानी कि भोजन ग्रहण करने में, वो अपना कुटपाद को कभी बढ़ाते रहता है भोजन को घेरने के लिए। तो कुटपाद कभी बनाता है, कभी बिगाड़ता है। इस कारण अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। आपसे पूछा जाएगा, बताइए अमीबा का आकार अनिश्चित क्यों है। तो अमीबा का आकार अनिश्चित इसलिए कि उनके कुटपाद कारण है, क्योंकि कुटपाद भोजन पकड़ने के लिए हमेशा अपना आकार चेंज करते रहता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी इस डायरेक्शन में मुड़ता है, कभी उस डायरेक्शन में मुड़ता है। इस कारण अमीबा का आकार अनिश्चित आकार है, ठीक है। समझ गया, आ रहा होगा। चलिए आप फिर आगे बताते हैं। अमीबा इसी कुटपाद की मदद से ही भोजन को पकड़ता है, ठीक है। मतलब अमीबा का समझिए हाथ पैर सब यही है, ठीक है। अमीबा भोजन पकड़ने के लिए कुटपाद का ही मदद करता है। देखेगा भोजन जहाँ है उधर उस तरह कुटपाद को बढ़ाना शुरू करेगा और भोजन को घेर लेगा, ठीक है। अमीबा का भोजन सिंपल सा, अमीबा का भोजन है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है। शैवाल एल्गी के लिख देता हूँ मैं। अमीबा का भोजन है शैवाल के छोटे टुकड़े हैं, बैक्टीरिया है, डायटम है, और भी कुछ कोशिकीय जीव है, तब मृत कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। याद रहेगा अमीबा का भोजन क्या क्या है। आपसे 2 नंबर पूछ दे कि अमीबा क्या है, अमीबा का भोजन क्या है, तो आप ये अमीबा का भोजन लिखिएगा कि अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे टुकड़े है, बैक्टीरिया है, डायटम है, तो अन्य एक कोशिकीय जीव है, मृत कार्बनिक पदार्थ है। इतना याद रहेगा। चलिए, अब भोजन अमीबा पोषण कैसे होता है, यानी कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, ये आपको हम लोग को जानना है, ठीक है। तो अमीबा में सिंपल सा 3 प्रोसेस होता है। अमीबा अपना भोजन जो है अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण। अमीबा अपना भोजन 3 तरीका से, मतलब 3 स्टेप में करता है। पहला अंतर्ग्रहण करेगा, उसके बाद पाचन होगा, फिर लास्ट में बहिष्करण करेगा, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अमीबा क्या करेगा, अंतर्ग्रहण करेगा। अंतर्ग्रहण के द्वारा अमीबा क्या करता है, भोजन को अपने शरीर के अंदर लेता है, अंतर्ग्रहण करता है, लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अमीबा एंजाइम के जरिए, एंजाइम के द्वारा जो भोजन को ग्रहण किया रहता है उसका पाचन होता है, और लास्ट में पाचन होने के बाद जो रसदानी का निर्माण होता है, तो उसके जरिए वह पचा हुआ भोजन जो है, अपचित भोजन जिसका उपयोग नहीं है, हानिकारक है उस शरीर के लिए, उसको बाहर निकालने के बहिष्करण विधि अपनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब इसको मैं लिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखिए क्या है, मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है। ये क्या किसका फिगर है, तो अमीबा का है। कि सर मेरा फिगर ऐसे नहीं बता, अलग बता। अरे भाई कैसे बनाओ, अमीबा का फिगर ऐसे रहता है, अनिश्चित आकार है ना, किसी भी आकार का तुम बना सकते हो, ठीक है। हम तुम आपको बताने के लिए इसे बताया, तुम माने तो ऐसे बना दो, ठीक है, जैसे मन वैसे बना दो, ठीक है। चलिए, तो ये अमीबा है, ठीक है। और मानिए कि अमीबा कहीं पर चल रहा है, लेकिन देख रहा है कि रास्ते में भोजन मिल गया। क्या मिल गया, भोजन मिल गया। भोजन को थोड़ा लाल कर देता हूँ ताकि टकार हो जाए, ठीक है। अमीबा की भोजन मिल गया। अब देखिए अमीबा क्या करेगा, इस भोजन को देखिए, भोजन मिल गया तो भोजन की तरफ अपना कुटपाद, ये वाला कुटपाद और ये वाला कुटपाद बढ़ाना शुरू करेगा, ठीक है। तो मैं इसी को फिगर को मिटाकर फिर से बताता हूँ आपको। चलिए, अलग से ही बना देता हूँ। भोजन है ये, इसको बढ़ाना शुरू करेगा, देखो ऐसे ऐसे बढ़ाएगा, ठीक है। अब देखिए भोजन अमीबा क्या क्या है, इस भोजन को घेर लिया और अपने अंदर ले लिया, ठीक है। और इस तरह यहाँ पे एक थैली टाइप का निर्माण हो जाएगा, जिसे हम लोग भोजन रसदानी नाम देते हैं, इंग्लिश में फूड वैक्यूल बोलेंगे, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अब अमीबा भोजन के साथ भी जल भी ले लेता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भोजन ही लेता है, जल भी ले लेता है, ठीक है। और इस भोजन जो अंदर लिया है, अंतर्ग्रहण के द्वारा भोजन अमीबा अंदर लिया है, उसका पाचन वही भोजन रसदानी में ही एंजाइम के द्वारा होगा, ठीक है।
समझ गया। एंजाइम द्वारा ही अमीबा के वो जो भोजन लिया है वो पाचन होगा, और जैसे पाचन हो जाएगा तो ये भोजन, पचित हुए भोजन वो पूरे शरीर में यानी कि कोशिका द्रव से निकल कर पूरे शरीर में पहुँच जाएगा, ठीक है। और वहाँ से फिर जहाँ जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएगा। लास्ट में क्या करेगा, जो भोजन नहीं पचेगा, जो गंदगी है और अपचित भोजन है, उसको बाहर निकलने के लिए शरीर में कहीं भी, जहाँ कहीं भी एक क्या होगा कि अस्थायी, मतलब परमानेंट नहीं है, अस्थायी छींट का निर्माण होगा और वहाँ से वो भोजन क्या है बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से अमीबा भोजन का क्या होता है, अंतर्गहन होता, मतलब भोजन अमीबा पोषण होता है, ठीक है, याद रखना है। आप आंसर लिख रहे हैं तो सिंपल सा अमीबा के बारे में पहले लिखिए, फिर अमीबा का भोजन क्या है वो लिखिए, फिर अमीबा कौन कौन सा चरण होता है, यानी पोषण ग्रहण करने की कौन कौन सी विधि है, चरण है, वो लिखिए। कि पहला लिखिए अंतर्ग्रहण, उसके बाद पाचन लिखिए, फिर बहिष्करण लिखिए, फिर अंतर्ग्रहण लिखिए डस दीजिए। तो उसमें क्या क्या होता है, भोजन अमीबा क्या करता है, भोजन को पकड़ता है कुटपाथ की मदद से, ये लिख दीजिए। फिर उसके बाद पाचन में क्या करिए, रसदानी में एंजाइम की सहायता से पाचन होता है, ये लिख दीजिए। फिर लास्ट में अस्थायी छींट के द्वारा अपचेत पदार्थ को बाहर निकाला जाता है, इस प्रक्रिया को बहिष्करण कहते हैं, ये भी लिख दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि अमीबा भोजन का पाचन कैसे होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया आपको, ठीक है। थोड़ा सांस ले लेता हूँ मैं। क्या चीज़ पढ़ना है हमको, पैरामीशियम में भोजन कैसे होता है, पैरामीशियम पोषण कैसे होता है, ठीक है। तो सिंपल सा पैरामीशियम के बारे में थोड़ा जान लीजिए। पैरामीशियम भी एक प्राणी समभोजी एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। मतलब ये अमीबा की भांति अमीबा की भांति है, ये प्राणी समपोषी एक कोशिकीय जीव है और ये मृदुजलीय प्रोटोजोआ यानी कि प्रोटोजोआ वर्ग का है पैरामीशियम, और मृदुजल यानी कि मीठे जल में रहते हैं। अब इनका आकार निश्चित है, अमीबा का आकार अनिश्चित था, यानी कि वो कुटपाल को बढ़ा सकता था, कम कर सकता था, इस कारण अमीबा का आकार अनिश्चित था। लेकिन ये पैरामीशियम क्या है, इसका आकार निश्चित है, मतलब क्या है कि हमेशा फिक्स रहेगा चाहे कोई भी है। और इसका एक प्रचलन अंग सिलिया है। सिलिया जानने के लिए आपको फिगर बनाना पड़ेगा अमीबा का। तो सिंपल सा चप्पल जैसा इसका फिगर होता है, ठीक है, जैसे चप्पल देखते होंगे ना कभी, ठीक है, इस टाइप से बना दीजिए, ठीक है। बाकी इसके चारों तरफ ये जो है ना पतला पतला क्या होता है कि तंत्रिका करके आता है, ये इसको बोलते हैं सीलिया बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, सीलिया है, इधर तो जगह ही नहीं है। तो अब क्या कहते हैं, पैरामीशियम के भोजन जो है सीलिया के द्वारा होता है, ठीक है, सॉरी सीलिया के द्वारा नहीं, बल्कि इसके शरीर के चारों तरफ क्या होता है, सीलिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है, ठीक है। और अमीबा में क्या होता है कि मुख जो है अंतर्ग्रहण करने के लिए एक निश्चित स्थान होता है। ऐसा नहीं कि अमीबा की तरह भोजन कहीं से भी ग्रहण कर ले, कहीं से भी उत्सर्जित कर दे, ऐसा नहीं। पैरामीशियम एक निश्चित स्थान बना हुआ जहाँ से वो भोजन को ग्रहण कर सकता है या उत्सर्जित कर सकता है, ठीक है। तो जहाँ पे मुंह बना हुआ है उसको बोलते हैं कोशिका मुख। क्या बोलते हैं, कोशिका मुख। तो यहाँ पे कोशिका मुख नाम दे देंगे। ऐसा फिगर आपको बुक में दिया होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं मेन जो काम है वो लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से भोजन जाएगा तो कहीं कहीं पर रसदानी का निर्माण करेगा, ठीक है, इस टाइप से थैली जैसा, ठीक है। तो पैरामीशियम क्या करता है, वो रसदानी में भोजन को स्टोर करता है, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है कि पैरामीशियम में सीलिया की सहायता से गति होते रहता है और भोजन अमीबा के सारे अंगों में संचरण होते रहता है और कोशिका मुंह की ओर यानी कि कोशिका जहाँ चाहे वहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है। समझ में आया। पैरामीशियम भी क्या अमीबा की भांति ही, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पैरामीशियम भी अमीबा की भांति ही मृदुजलीय कोशिकीय जीव है और इनका आकार निश्चित होता है और इनके शरीर पे सीलिया पाया जाता है और इनके भोजन ग्रहण करने के लिए कोशिका मुख या साइटोस्टोम होता है, ठीक है। और पैरामीशियम में सीलिया की सहायता से ही ये अपने भोजन के कणों को कोशिका मुख यानी कि आगे की ओर संचारित करते हैं, ये फैलाते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो ये था आपको बताना था अमीबा और पैरामीशियम के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेन टॉपिक रहेगा मनुष्य का पाचन, यानी कि हम लोग अब देखिए हम लोग इतना तक पढ़ लिए, मतलब छोटे जो सरल जीव है एक कोशिकीय उसमें कैसे पोषण होता है वो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग को बड़े बड़े जटिल जीवों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बड़े बड़े जटिल में हम लोग आ जाएंगे, बंदर आ जाएगा, बैल घोड़ा बैल भैंसी जो देखते हैं ना वो सब आ जाएगा, यानी कि उस समय कैसे पाचन होता है। तो हम लोग से मिलते जुलते ही पाचन होता है। हम लोग सब छोटे छोटे जीव के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि हाथी का पाचन लिखे, पता है हाथी में कैसे पाचन होता है, बंदर में कैसे पाचन होता है, लोमड़ी में कैसे पाचन होता है, वो सब नहीं लिखे, बल्कि हम लोग अपने बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग में पाचन कैसे होता है, कौन सा अंग काम करता है, कौन सा एंजाइम काम करता है, कितना समय काम करता है, क्या, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ें तो हम लोग के जैसा ही क्या हो जाएगा, जानवर में भी हो जाएगा।
ऐसे थोड़ा बहुत नहीं, बहुत मतलब मैच नहीं करता थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ लेंगे तो उन लोग का भी समझ में आ जाता है। ठीक है, तो कल से अगले वीडियो में क्या होगा कि मनुष्य का पाचन तंत्र कैसा होता है वो पढ़ेंगे। मैंने मनुष्य में भोजन का पाचन कैसे होता है, कैसा सिस्टम बना हुआ है, कौन कौन सा अंग है, ठीक है, कौन सा उपयोगी अंग है, अगर अंग खराब हो गया तो उसको कैसे ठीक करेंगे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अगला वीडियो में। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो जल्दी आएगा अगला। धन्यवाद।